हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल है और मेरा सिलेक्शन बिहार जुडिशल सर्विसेज में हुआ है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नज़ीब सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और ग्रेटफुल हूँ उनके एफर्ट्स के लिए, उनके वीडियोज़ के लिए, उनके गाइडेंस के लिए। नज़ीब सर के साथ साथ मैं और भी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मायने में मेरे अलग अलग तरीके से मदद की है। और आज मैं जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ, मैं सिर्फ अपने एफर्ट्स की वजह से नहीं, अपने पेरेंट्स, दोस्तों, टीचर्स, इनफैक्ट सोसाइटी, सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन है उसमें। इस वीडियो से नहीं, अगर कोई पर्सनली भी मुझसे कोई हेल्प लेना चाहे तो मैं सर को अपना ईमेल आईडी या नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने एलएलबी कहाँ से किया। 2016 में मैंने एलएलबी कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। मैं एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट था और लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ कभी। तो जुडिशरी का एग्ज़ाम आया और मैं बिहार का ही रहने वाला, पटना का हूँ। इसी वजह से मैंने बिहार जुडिशियल सर्विसेज को सबसे पहले ऑप्ट किया। उसके बाद मैंने कुछ स्पेसिफिक स्टेट सेलेक्ट किया था कि मैं बस वहीं का एग्ज़ाम दूंगा। मैं बेसिकली पटना से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम ही थी। तो जब पहली बार वैकेंसी आई 2018 में, तो मैं उसमें अपीयर हुआ। और जब 2019 में मैंने इंटरव्यू भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा मेरिट लिस्ट में नहीं आया। उसके बाद 2020 में जब फिर से वैकेंसी आई तो मैंने बिहार का दोबारा से एग्ज़ाम दिया। इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए 3 स्टेजेस होते हैं: प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू। तो बिहार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें 150 मार्क्स के लॉ के डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का जीके और साइंस पूछा जाता है। तो ये जो 100 मार्क्स हैं वो जनरली स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करते हैं, बिकॉज लॉ के स्टूडेंट्स लॉ तो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जीके और साइंस थोड़ा उनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है, जिसमें उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बिहार में अगर वो 100 मार्क्स के जीके में अच्छा स्कोर करते हैं तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं श्योर हो जाता है। तो जो मैंने अपनी तैयारी की थी मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, उस पर रिसर्च करें, अच्छे से उसे देखें, कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1-2 दिन उसमें टाइम लगाएं और जब जैसे उस पर आप थोड़ा सा वक्त बिताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं जो सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो आप 100 के 100 मार्क्स स्कोर करने के पीछे नहीं जाओ, 100 में से 90 मार्क्स के पीछे जाओ, क्योंकि वो थोड़े से ईजिली अप्रोचेबल होते हैं। और आप जो 10 क्वेश्चंस के पीछे, जो टफ क्वेश्चंस के पीछे अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और जीके ऐसा वास्ट सिलेबस होता है कि आप उस पर कितना भी पढ़ लो, कहीं ना कुछ छूट जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि 100 के इस पीछे ना जाके 90 के पीछे जाइए और 90 में से कोशिश कीजिए कि आप 70 प्लस स्कोर कर पाएँ। उसके लिए क्या करना है कि ल्यूसेंट सबसे ज़्यादा बेसिक है, और ल्यूसेंट हो जाए तो उसके अलावा घटना चक्र कर लें। घटना चक्र करने के अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, जनरल नॉलेज के वीडियोस हैं। आप उन्हें अगर डेली टू डेली अगर फॉलो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जनरल नॉलेज पे एक बहुत अच्छा होल्ड हो जाएगा। डेफिनेटली एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको चीज़ों का बैकग्राउंड पता है तो जीके के क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी बन सकते हैं, कुछ कुछ बन सकते हैं। तो अपना अपना पढ़ने का एक तरीका है, तो आपको जैसा इजी लगे, अगर आपको लगता है बुक से पढ़ सकते हैं तो बुक से पढ़िए, यूट्यूब के वीडियो से पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब के वीडियो से पढ़िए। और दूसरी चीज़ जो मैंने पढ़ी थी, अपनी जीके की तैयारी की थी, हिस्ट्री को मैंने बिल्कुल कोई सब्जेक्ट की तरह नहीं, कहानी की तरह पढ़ा था। और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी सुने थे।
तो वो बिल्कुल मुझे कहानी की तरह समझ में आ गया था। तो सबसे पहले ल्यूसेंट पढ़ें, और बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। टेलीग्राम का मैं अपना लिंक भेज दूँगा, जिसे ज़रूरत होगी मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं उन्हें वो सारे लिंक शेयर कर दूँगा, अपने नोट शेयर कर दूँगा। हिस्ट्री के अलावा जो ज्योग्राफ़ी थी, तो ज्योग्राफ़ी में मैंने मैप के थ्रू पढ़ाई की थी, क्योंकि जैसे रिवर्स पूछे जाते हैं, माउंटेन्स पूछे जाते हैं, सिटीज़ कौन से रिवर्स पे कौन सी सिटीज़ सिचुएटेड है, कौन से बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैंने क्या किया था, इन सारी चीज़ों को मैप पे लोकेट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिवर्स की बात करें, तो मैंने इंडिया का एक मैप लिया और उस पे रिवर्स को लोकेट किया कि उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, किस डायरेक्शन में वो बहते हुए कहाँ से जा रही हैं, किस किस सिटीज़ के थ्रू जाती हैं, और कहाँ पे उनका कहाँ बे ऑफ बंगाल में कहाँ पे गिरती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने मैप के थ्रू ही किया था। तो इससे मैंने जितनी भी इंडिया के रिवर्स हैं उनको मैप के थ्रू ही उस पे पॉइंट आउट कर लिया था, उसे ड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से वो मेरे दिमाग में हमेशा छपा रहा। मुझे फैक्ट्स फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसी तरीके से मैंने माउंटेन्स का बनाया, उसी तरीके से और भी जो माउंटेन पासेस थे या और भी जो चीज़ें थी, उन्हें मैंने मैप के थ्रू किया। तो इससे मुझे फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे वो चीज़ें हमेशा दिमाग में रही कि ये चीज़ें इस स्टेट में हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ईज़ी हुआ। इनिशियली इसके जो नोट्स मैंने बनाए थे उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा टफ था, लेकिन उसके बाद जब एक बार बन गया तो मुझे रिवीजन करने में बहुत आसानी हुई। तो मैं वो भी, किसी को चाहिए होगा तो वो मुझसे टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट करेगा, तो मैं उसे शेयर कर दूंगा अपने नोट्स, या मैं सर को दे दूंगा। और इस तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गई। साइंस के लिए मैंने क्या किया था कि ल्यूसेंट पढ़ने के अलावा मीन्स एक उपकार का कोई साइंस आता है, तो उसे मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, क्योंकि वो ऑफलाइन नहीं मिलता है। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो ले सकता है। उसमें जो मेंस के जीके हैं वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। डेफिनेशंस वगैरह किसने क्या इन्वेंट किया था, ऐसे लूसेंट में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जितने प्रीवियस ईयर्स हैं उन क्वेश्चन को अपने नोट्स बनाओ अपने लैंग्वेज में। तो उससे ज़्यादा क्या होगा ना कि टेक्निकल वर्ड्स आपको हमेशा याद रहेंगे। इस तरीके से आप जीके प्रिपेयर कर सकते हैं, प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों। जैसा कि बिहार मेंस में है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं। तो अक्सर आप सुनेंगे कि आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर लो, इसमें बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर लो, उसमें अच्छे स्कोर आते हैं। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। मैंने अपने पोटेंशियल या अपने नॉलेज को ज़्यादा ट्रस्ट किया था। मुझे लगा जिस सब्जेक्ट पे मेरा होल्ड है मैं वही दूंगा, चाहे उसमें मार्क्स आए या ना आए, क्योंकि मैं उसमें कॉन्फिडेंट फील करता था। मैं इसीलिए मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया था, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें इंडियन प्रोसीजरल लॉ सारे हैं, वो तो कंपलसरी होता है। उसके अलावा मैंने चूज़ किया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। तो इनमें मैंने लॉ में भी एलएलबी में पढ़ाई की थी, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि इसमें मेरा एक अच्छा होल्ड है, बेसिक्स एटलीस्ट मुझे आता है। तो मैंने इन्हें चूज़ किया था। मेंस के लिए एक मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे लगी कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ये है कि मेंस में के लिए हम नोट्स तो बनाते हैं, लेकिन वो नोट्स कुछ हमें थॉरो नोट्स बनाते हैं। लेकिन जब मेंस का आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उसके पहले आप शॉर्ट नोट्स भी बना लें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो 6-6 घंटे का एक एक दिन में एग्ज़ाम होता है। तो आने के बाद फिर आपको रिवीजन करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। तो अगर आपने थॉरो नोट्स बनाया हुआ तो आप अपने नोट्स ही नहीं पढ़ पाओगे, और इतने सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम एक साथ देना होगा तो इतना वक्त नहीं होता है। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसे रिवीजन कर सको। और दूसरी चीज़ कि किसी और के नोट से मत पढ़ो, किसी और का नोट्स के पीछे मत जाओ। किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स काम नहीं आता है, किसी फ्रेंड का नोट्स काम नहीं आता। हाँ, उन उन नोट से आप देख सकते हो, सीख सकते हो कि उन्होंने क्या बनाया है, क्या मैटर लिखा है। लेकिन हमेशा अपने नोट्स बनाओ। आप अपने जब नोट्स बनाते हो तो आपकी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, बिकॉज जब आप नोट्स पे मेहनत करते हो तो आप 2-3 जगह से रेफरेंस लेके नोट्स बनाते हो और उस चीज़ को समझते भी हो। लेकिन अगर आप किसी का नोट्स लेके नोट डाउन करते हो या ज़ेरॉक्स कराते हो तो आप वो सारी चीज़ें समझते नहीं हो, बस रटते हो।
तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें अगर घुमा कर पूछ दी जाती हैं, तो अगर आपने रटा हुआ है तो कुछ चीज़ें आप मिस कर जाते हो, तो आप एक अच्छा आंसर फ्रेम नहीं कर पाते हो। और आजकल के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल बेस्ड भी होते हैं। तो उसके लिए आपकी अपनी रैशनल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जनरली हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को काफ़ी सिक्लूडेड बना लेते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। लेकिन मैंने क्या किया था कि कुछ फ्रेंड्स थे या जो भी थे, तो मैं उन्हें अपनी जो सब्जेक्ट्स होते थे खुद तो पढ़ता ही था और उन्हें भी पढ़ाता था और डिस्कस करता था। तो जब डिस्कशन हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमसे मिस हो जाती हैं वो हम रिकॉल कर पाते हैं, या हमें दूसरे जो फ्रेंड्स हमसे डिस्कस करते हैं तो वो भी हमें कुछ चीज़ें बताते हैं। और इसमें एक और चीज़ बेनिफिट होता है जो मुझे पर्सनली लगा कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमारे इंटरव्यू के प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प करती है। बिकॉज़ जब आप एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो आपका बोलने का एक हैबिट हो जाता है, एक हेजिटेशन दूर हो जाता है। और जब भी आप किसी और को पढ़ाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो उसे अच्छा आउटपुट दें, अच्छे से पढ़ाएं, कुछ चीज़ें मिस ना करें, उसके लिए आप खुद भी पढ़ते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत बेनिफिट की, मेंस के एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू में भी काफ़ी बेनिफिट की। तो मुझे ये लगता है कि मेंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने नोट्स बनाओ, और अपने नोट्स बनाने के अलावा डिस्कशन करो, और एक फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव डिस्कशन बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर पे। और तीसरी चीज़ मैंने देखी कि लाइव लॉ, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को जिन्हें मैंने सजेस्ट किया कि लाइव लॉ पढ़ो, तो वो कहते हैं कि इतना टाइम नहीं होता लाइव लॉ पढ़ने का या जो भी है। लेकिन मुझे पर्सनली इस काफ़ी कंसेप्ट समझने में लाइव लॉ ने काफ़ी हेल्प की है मेरी। और मैं क्या करता था कि जो लाइव लॉ के जो डेली केसेस आते थे उनका मैं सेपरेट एक नोट्स बना के रखता हूँ। तो अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, किसी का लैंडमार्क जजमेंट आ गया तो मैं लाइव लॉ से वो लिख लेता था। तो ये लिखने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कि एक मेंस आंसर राइटिंग में कुछ एडिशनल पॉइंट्स बन जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि कभी कभी उनके जो रैशनल डिसीजन होते हैं, जो रीजंस होते हैं, उसकी वजह से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंस में काफ़ी हेल्प करती हैं। बिहार जुडिशियल सर्विसेज का जो तीसरा स्टेज है वो इंटरव्यू स्टेज होता है। और ये इंटरव्यू स्टेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिहार में जैसा आप लोगों को पता होगा कि आपके मेंस में कितने भी मार्क्स हो उसके कोई मायने नहीं होते अगर आपने इंटरव्यू में 35 मार्क्स स्कोर नहीं किया है तो इसीलिए 35 मार्क्स स्कोर करना मिनिमम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जिसमें आपके सिर्फ नॉलेज को चेक नहीं किया जाता, इसमें आपके पर्सनालिटी को, आपके स्पीकिंग स्किल्स को, आपके ऑरा को, आपके बॉडी लैंग्वेज को बहुत तरीके से इसकी मतलब टेस्ट होता है एक तरीके से। और जनरली जो जजेस होते हैं वो काफ़ी सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो आप इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें फेक नहीं कर सकते हो, झूठ नहीं बोल सकते हो, बनावटी नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, उसमें मेरा जो मैंने सबसे पहले कहा था कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी होता है, एक प्रेशर होता है, तो उसके लिए आपका मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। और ये 10-15 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये तब का प्रोसेस है जब से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। और दूसरी चीज़ कि काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि आप इंटरव्यू के पहले मॉक ले लो, हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मॉक लेने से कुछ नहीं होता है, आपको अपने पर्सनालिटी के अंदर अच्छे स्किल्स इनकलकेट बहुत पहले से करने पड़ते हैं। स्पीकिंग स्किल्स बहुत पहले से अपनी अच्छी करनी होती है। सिर्फ मॉक लेने से कुछ नहीं होगा। मॉक में क्या होगा कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन का आंसर किया, आपका हो सकता है थोड़ा सा हेजिटेशन दूर हो, थोड़ा सा नर्वसनेस दूर हो, लेकिन स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा
चेंज नहीं की जा सकती, आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि हम अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन शुरू से 1-2 साल पहले से ही कर दें। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसा मैंने कहा कि आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करें, डिबेट्स करें, और खुद को प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से बोलना है। अपने मिरर के सामने बोल सकते हैं तो मिरर के सामने बोलिए, नहीं तो आजकल फ़ोन सभी के हाथ में होता है, अपना वीडियो खुद से रिकॉर्ड कीजिए और खुद देखिए कि आप किस चीज़ों का आंसर कैसे बोलते हैं, और अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो होगी। अब इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं? तो इंटरव्यू के अच्छे मार्क्स आप तब स्कोर करेंगे जब बेयर एक्ट्स पे अच्छा कंट्रोल हो। और बेयर एक्ट पे अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, जैसे जनरली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे व्हाट इज़ लॉ, और व्हाट इज़ कोर्ट, व्हाट इज़ एविडेंस, व्हाट इज़ मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम। तो ये आपको पता होता है, लेकिन वहाँ पे इन सारी चीज़ों का आपको टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करना होता है। वो ज़्यादा आपको मतलब अच्छे मार्क्स दे सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बेयर एक्ट का कंप्लीट वही लैंग्वेज बताना होता है। आप चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स भी आपको पता हैं तो आप तब भी बता सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हो तो वहाँ एक अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है। और बाकी सारी चीज़ें बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बताई हैं कि इंटरव्यू कैसे देते हैं। ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, उनसे ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहिए, उनसे ज़्यादा किसी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। आपको हम्बल होना है उनके सामने, बिकॉज़ वो बहुत सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और उनके सामने बहुत लॉयर्स, अच्छे अच्छे लॉयर्स ने आर्ग्यू किया होता है। तो आप न्यूली एलएलबी करके या एलएलएम करके आप उनके सामने जाके आर्ग्यू करोगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। और जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं और टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को एलैबोरेटिव आंसर नहीं करना है और बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हाँ, ये कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है तो आप आंसर दे सकते हो। और कोई आंसर सही और कोई आंसर गलत नहीं होता है। जब भी आप आंसर करो तो उसके पीछे रैशनैलिटी होनी चाहिए, रीजंस होने चाहिए, और जस्टिफिकेशन आप दो तो वो लॉजिकल और लीगल होने चाहिए। बस। आप हो सकता है आप गलत आंसर दो, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं तो भी आप मार्क्स फेच कर लोगे। बिहार जुडिशियल सर्विसेज के इंटरव्यू के क्वेश्चंस अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो सबसे पहला मैंने 2019 में जब इंटरव्यू के लिए अपियर हुआ था तो जो क्वेश्चन था कि आपने लॉ कब और कहाँ से किया है, और उसके बाद जो पहला क्वेश्चन आया था वो था वॉइड, वॉइडेबल और वॉइड अब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। रेप केसेस पूछे गए थे, रेप के डेफिनेशन पूछे गए थे, और उसमें एक एडिशन ये कर दिया गया था कि अगर रेप के एक्यूज्ड और विक्टिम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया गया था मुस्लिम लॉ से। उसके अलावा टॉसिस लाइबिलिटी पूछी गई थी, टॉट से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को सुनते थे और सुनकर एक दूसरे को देखकर हंस देते थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। अब मुझे नहीं पता कि मैंने आंसर अच्छा दिया या गलत दिया, लेकिन उनके थोड़े से स्माइल करने की वजह से या उनकी एक दूसरे को देखने की वजह से मेरा एक तरीके से बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो गया था, कॉन्फिडेंस कम हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गलत आंसर तो नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गया मेरे आंसर्स को देते वक्त। तो जब मैं दूसरी बार इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया और अपनी गलतियों से जो भी सीखा था उसमें कुछ कुछ चेंजेस लाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत एंक्सस हो गया था जब पहली बार इंटरव्यू दे रहा था, तो बहुत एंग्जाइटी हो गई थी मुझे लोगों को देख के। उनका जो स्टूडेंट्स आते थे तो कुछ का चेहरा उतरा होता था तो देख के नर्वस हो गया था। तो दूसरी बार मैंने ये अपने अंदर चेंज लाई कि जब मैं अंदर गया तो अंदर जाने के 2 मिनट 5 मिनट पहले आपको 5 से 10 मिनट पहले आपको अंदर ले जाते हैं और एक जगह बैठाते हैं।
वहाँ पे मैंने अपने थॉट्स को रिकलेक्ट किया, खुद को कूल डाउन किया। तो पानी का बॉटल था वहीं पे, मैंने पानी पिया, खुद के ड्रेस को मतलब सब कुछ ठीक ठाक, यूनिफॉर्म जो भी था उसे ठीक किया, और थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर मेडिटेट किया। और उसके बाद एक तरीके से वहीं पे मैंने खुद प्रैक्टिस की कि कैसे मुझे अंदर जाना है, कैसे जाकर सबको ग्रीट करना है, सब लोगों को देखना है, आई कांटेक्ट करना है और स्माइल करके चीज़ों का आंसर करना। ये मैंने एक तरीके से वहाँ पे प्रैक्टिस की इंटरव्यू रूम के अंदर जाने के पहले। और फिर 2-3 मिनट बाद मुझे कॉल आया, मैं अंदर गया, सेम चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस की थी वही चीज़ें की, स्माइल के साथ आंसर किया। और वहाँ सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये था मुझसे कि आपने लॉ कहाँ से किया है, कब किया है, और उसके बाद मेरा कुछ सालों का गैप जो था उसके बारे में उन्होंने पूछा। मैंने वो सारी चीज़ें बताई कि मैंने बीच में क्या क्या किया है। अगर किसी ने प्रैक्टिस किया है तो प्रैक्टिस बताए, अगर किसी ने तैयारी की है तो तैयारी का भी बता सकता है, बट जो भी बताए उसमें कुछ फेकनेस नहीं होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए, और उसके अंदर ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें पता लग जाता होगा या वो शायद आंसर देना सही नहीं होगा। और उसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ योर प्लान बी, तो मैंने उसके बारे में बताया कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा, और उसके अलावा मैंने और भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, उसके भी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। और नहीं तो जब तक मेरा जुडिशरी क्लियर नहीं होता मैं हमेशा देता रहूँगा। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। सबसे पहला फिर क्वेश्चन था लॉ, व्हाट इज़ लॉ। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड अ लॉयर, अधिवक्ता और वकील में क्या डिफरेंस है। उसी को फिर हिंदी में भी पूछा उन्होंने। फिर सीपीसी से क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, रेस जुडिकाटा, रेस सब। एडिशनली जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट हैं उन्हें मैं एक और टिप देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जुडिशरी प्रिपरेशन तो करते रहते हैं लेकिन उनके पास टाइम की कमी होती है, या बहुत सारी ऐसी फीमेल एस्पिरेंट होती है, मेल एस्पिरेंट होते हैं जो अपने घर के कामों में भी काफ़ी बिजी रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो मैंने जो खुद किया था इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा कम वक्त मिला करता था, तो मैंने क्या किया था कि यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लिया था। और जब मैं कोई और काम कर रहा होता था या कहीं बाहर जा रहा होता था या वॉक कर रहा होता था या घर के काम कर रहा होता था, तो उस टाइम पे मैं क्या करता था कि यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं उस पर टॉपिक्स के वीडियो सर्च करता था और वो वीडियो सुना करता था ईयरफोन लगा के। और इस तरीके से मैं अपना काम भी करता रहता था और मेरी थोड़ी सी पढ़ाई भी होती रहती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आप बार बार सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके जहन में बस जाती हैं। और जब मैं उसके बाद फ्री होता था तो उसके बाद बेरैक देखता था, और बेरैक देखने के बाद मैं कुछ बुक्स देख लेता था, फिर मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। और कोई भी चीज़ें होती थी, कोई भी टॉपिक होता था, मैं उस टॉपिक का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो लिख के रखता था। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें नहीं लिखता था, बहुत सारी चीज़ें को एक्सप्लेन नहीं करता था, बस उसे समझ लेता था और उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स को याद रखता था। और वीडियोस मैं काफ़ी सुनता था, बहुत सुनता था। इस तरीके से भी आपके पास अगर कम टाइम भी है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो बुक पढ़ने के साथ साथ ये सबसे बड़ा रोल प्ले किया मेरे सिलेक्शन में। तो सिर्फ इसका नहीं, मैंने बहुत सारे जो मॉक इंटरव्यूज़ भी थे वो यूट्यूब से देखे, उसमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि कैसे वो आंसर करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप उसे अच्छे तरीके से करें। दूसरी ये चीज़ है कि अगर कोई टॉपिक आपको समझना हो तो गूगल पे जो जुडिशरी के जो जजेस होते हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके डिबेट्स हो या उनके डिस्कशंस हो या उनके कोई अगर स्टेटमेंट हो किसी टॉपिक को लेके, या उन्होंने किसी टॉपिक को पढ़ाया हो, उस पर कुछ कमेंट किया हो, तो वो ज़रूर पढ़ें। कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा आपके मेंस आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू में भी कभी कभी हेल्प कर देते हैं। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और थैंक यू एवरीवन, थैंक you for your good wishes, and all the very best to you.